हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटीएन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जेड इफेक्टिव के बारे में, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसी को बोला जाता है, और इसका सिंबल है जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम लोग चलिए समझते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चलिए इसका मतलब समझते क्या होता है। द नेट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, या द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by the outer electron, experienced by the outer electron in poly-electronic atom is called Z effective, या इफेक्टिव को ZEFF लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसी को हम लोग बोलते हैं। जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी एटम देखिए तो एटम में क्या होता है, ये प्रोटॉन यहाँ होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है। आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मान लेते हैं एक और सेल है इसमें भी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज हमको इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये कितना नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ये कितना नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। या नेट पॉजिटिव चार्ज ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। देखिए एक बात बताइए, इस एटम में एट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। कैसे? जो अनलाइक चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन बच्चों, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्ज जो रहता है उसके बीच में क्या होता है, देखिए इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा। ये इसको रिपल्सन देगा, ये भी इसको रिपल्सन देगा, ये इसको रिपल्सन देगा, मान सकते हैं। ये इसको रिपल्सन देगा, ये इसको रिपल्सन देगा, तो नेट फोर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, नेट फोर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा कि नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है टोटल नेट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना। जैसे एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ अट्रैक्शन माइनस एफ रिपल्सन, क्योंकि किसी भी एटम में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहने का मतलब क्या, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। तो सपोज मान लेते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज इसके लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये जो सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हमको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। तो बताइए यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम समय पे ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या करेगा, रिपल्सन देगा कि नहीं देगा। ये भी इसको रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका सिंबल ऐसे देते हैं, इसको न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन के कारण इसको रिपल्सन ये फील करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के कारण भी ये रिपल्सन फील करेगा, और इसके कारण क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के कारण क्या करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा, ये आउटर इलेक्ट्रॉन। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ अट्रैक्शन, मतलब कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है ये इनर इलेक्ट्रॉन के कारण से। उसी को अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। यही एफ नेट हमारा क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए अब ये एफ अट्रैक्शन तो हमको पता है, एफ अट्रैक्शन तो हमको पता रहता है कि कितना, मतलब कितना प्रोटॉन है, वही हो जाएगा एफ अट्रैक्शन मतलब जेड।
और एफ रिपल्सन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक नया टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको किससे लिखते हैं, सिग्मा से। देखिए इसका मतलब क्या होता है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ attraction, the decrease in force of attraction of the decrease in force of attraction between nucleus and valence shell electron due to inner shell electron, inner shell electrons, inner shell electrons is called स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। दिख रहा है आप लोगों को नीचे में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए दिख रहा है। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि नेट कितना पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये कितना नेट अट्रैक्टिव फोर्स, ये नेट पॉजिटिव चार्ज ये एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। किसी भी एटम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का अगर बात करेंगे, हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक एटम का बात करेंगे तो उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये तीन इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन पर हमको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस पे जो है ये प्रोटॉन के कारण ये क्या होगा, ये रिपल्सन मतलब अट्रैक्शन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो एफ नेट क्या होगा, एफ अट्रैक्शन माइनस एफ रिपल्सन। ठीक है, तो एफ रिपल्सन हम किसको बोलेंगे, एफ रिपल्सन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या सिग्मा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा होता है। ये क्या होता है, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीज होना, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है और ये रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स घटाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स में डिक्रीज होगा कि नहीं वैल्यू इसका। सपोज इसका वैल्यू 10 आया है, इसका वैल्यू 10 और इसका वैल्यू कितना है, सपोज मानते हैं 5। तो रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये डिक्रीज, इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 5 ही आएगा। तो रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज कर रहा है। तो द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, इसको डिक्रीज कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। इसको मैं आपको बताता हूँ एकदम डायग्राम बना के, पहले इसको आप नोट कीजिए। जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। ठीक है, तो देखिए ये जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हम लोग एक नियम पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। उसको हम लोग बोलते हैं स्लैटर्स रूल। क्या बोलते हैं, स्लैटर्स रूल। स्लैटर्स रूल। इसके मदद से हम लोग किसी भी एटम का किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव, किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। इफ द, ये इसको केस फर्स्ट मान सकते हैं आप लोग, क्या मान लीजिए इसको केस फर्स्ट। इफ द इलेक्ट्रॉन, इफ द, तो जेड इफेक्टिव to be find
for the electron present in S और P सबसेल। अगर हमको जेड इफेक्टिव निकालना है उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एस या पी सबसेल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या नियम होता है, इसलिए इसको मैंने क्या दे दिया, केस फर्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग स्लैटर्स रूल बोलते हैं। स्लैटर्स ने ये नियम दिया था। तो इफ द जेड इफेक्टिव टू बी फाइंड फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस और पी सबसेल, एस या पी सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और उसका हमको जेड इफेक्टिव निकालना होगा, उसके लिए नियम क्या है। पहला नियम है for the electron present in, या all the electron लिख सकते हैं, all the electron present in higher cell, all the electron present in higher cell then electron in question contribute जीरो टू सिग्मा। हम लोग सिग्मा पहले निकालने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार अगर आप सिग्मा कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक बार आप सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद जेड इफेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा निकालना। तो अगर हमको सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और एक सेल और बना देता हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर सपोज 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मान लेते हैं, क्योंकि सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको जो है जेड इफेक्टिव सपोज इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो देखिए क्या लिखा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हायर सेल। अगर इलेक्ट्रॉन जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा हायर सेल में, हायर सेल देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इसके लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है। क्वेश्चन में इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर जेड इफेक्टिव हमको निकालना है और इसका जो हायर सेल होगा, ये इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है उससे हायर सेल वाले जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए जो सिग्मा का वैल्यू होगा उसके लिए 0 होगा। ठीक है, अगर सपोज हमको इसके लिए निकालना होता, तो ये अगले वाला जितना भी सेल है, ये फर्स्ट सेल के लिए निकालना होता, फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होता, तो ये सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन, वो सिग्मा को कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0। उसके लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता। ठीक है, पहला नियम। दूसरा, all the electrons present in same cell contribute 0.35 to sigma। अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन के लिए, हम तभी बोले थे इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, मान लेते हैं, तो इस सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसको छोड़ के देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन करेगा, ये भी इसको रिपल्सन करेगा, ये भी इसको रिपल्सन फोर्स देगा, ये भी इसको रिपल्सन, इसके इसी कारण रिपल्सन, सब इसको क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स देगा। तो इसके सेल में जितना भी, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितना भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसके लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, उसी सेल में और इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो कितना रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा, मतलब उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 0.53 ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, ईच इलेक्ट्रॉन के लिए सेम सेल में इसी सेल में अगर इसी इलेक्ट्रॉन का हमको जेड इफेक्टिव निकालना है और इस सेल में और इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो 7 × 0.35 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, सिग्मा होगा सेम सेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जिसके लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है। तो हायर सेल के लिए कितना होता है, 0। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स present in n-1 cell contribute
0.852 सिग्मा। अगर जितना भी इलेक्ट्रॉन है जो n-1 से रिप्रेजेंट है उसके लिए 0.85 होगा सिग्मा का वैल्यू ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको निकालना था तो इसको हम n मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, तो ये नीचे वाला सेल क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो इसके कारण कितना वैल्यू होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 0.85 कर देंगे तो उसके लिए सिग्मा वैल्यू हमको निकल जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, all the electron present in n-2 n-3 और जितना भी डीपर सेल होगा और डीपर सेल कंट्रीब्यूट 1 टू सिग्मा, उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसके लिए निकालना था, ये सेल हो गया n-1 और इसके अंदर में भी सपोज एक सेल होता, इसके अंदर में भी यहाँ पर सेल होता तो वो n-2 सेल हो जाता, उसके लिए वैल्यू कितना होता, 1 होता। उसके भी अंदर में एक होता तो उसके लिए वैल्यू कितना हो जाता, n-3 सेल होता वो, उसके लिए वैल्यू कितना होता, 1 होता सिग्मा का वैल्यू ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको पहले एक बार आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब ये रूल को लिख के रखिए कॉपी में और मैथ कीजिए। देखिए अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जेड इफेक्टिव फॉर द सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। हमको जेड इफेक्टिव निकालना है किसके लिए, सोडियम के 6th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बताइए सोडियम क्या होता है, सोडियम का ये होता है सिंबल, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इसका कॉन्फिगरेशन लिखिए, सबसेल कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s कितना 1 देखिए इसका मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ इसको। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक क्वेश्चन आप समझ जाइएगा बस, उसके बाद तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो हमको जेड इफेक्टिव निकालना है किसके लिए 6th इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके 6th इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, ये कौन सा सेल है आपका, ये है फर्स्ट सेल। ठीक है, ये आपका है सेकेंड सेल, ये आपका है थर्ड सेल। ठीक है, हमको जेड इफेक्टिव किसके लिए निकालना है 6th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कौन कीजिए 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, 4 और 5 6, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो 6th इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जिसके लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में प्रेजेंट है। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में प्रेजेंट है। तो सेकंड सेल को हम कौन सा सेल मान लेंगे, ये NH सेल है। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना होता है उसको हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि किस सेल में है। तो ये देखिए सेकंड सेल में है, कौन सेल में है, सेकंड सेल में है। इसी में 6th इलेक्ट्रॉन आएगा, इसी में कहीं पर क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए ये सेकंड सेल में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 मान लेते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए हमको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। इसी के लिए हमको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। इसके लिए मैंने इसको रेड कलर से लिख दिया है। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है उस सबसेल को हम लोग क्या करेंगे NH सबसेल डिनोट कर देंगे। ठीक है, उससे नीचे वाला सबसेल उससे एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये n-1 सबसेल है, ये n-1 सबसेल है और ये n+1 सबसेल है, ये मतलब हायर सबसेल है। ये क्या है, हायर है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है,
है कि नहीं है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू n-1 के लिए कितना कंट्रीब्यूट होता था? 0.85। 0.85 देखिए, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है उससे अंदर वाले सेल में, उससे एक कम वाले सेल में, n-1 वाले सेल में, एक अंदर वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा, प्लस इसका काम हो गया। देखिए सेम सेल में, देखिए इसमें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसका हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सातों इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सन देगा कि नहीं देगा? ये इलेक्ट्रॉन के कारण भी इस पर रिपल्सन लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन के कारण भी इस पर रिपल्सन लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन के कारण भी इस पर रिपल्सन लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन के कारण भी, ये इलेक्ट्रॉन के कारण भी, सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपल्सन देगा इसको, सभी इलेक्ट्रॉन क्या देगा? इसको रिपल्सन करेगा। ये अंदर वाले भी किया तो इसका वैल्यू कितना था? 0.85। लेकिन सेम सेल वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? इसको रिपल्सन देगा। कितना इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट करेगा? 8 की 7, क्योंकि एक तो ये खुद है, ठीक है। अरे 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगा, एक तो ये खुद है और ये साथ मिलकर इसको रिपल्सन देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 इंटू कितना? 7 इंटू कितना? सेम सेल में जब इलेक्ट्रॉन रहता है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है उसी सेल में और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए कितना वैल्यू होता था? 0.35। कितना होता था? 0.35 प्लस, ये देखिए n+1 सेल है। हायर के लिए क्या होता है? हायर में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0 कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0, ठीक है। और इससे एक कम वाले सेल भी होता है तो उसमें क्या 1 कंट्रीब्यूट करता है, n-2 भी होता है यहाँ पर अगर आगे में, तो कितना होता है? उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते। सिग्मा निकालिए कितना होगा? अगर आप लोग सिग्मा कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, तो सिग्मा का वैल्यू होगा 4.15 आपको सिग्मा का वैल्यू होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आ गया? 4.15। अब देखिए जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? तो जेड इफेक्टिव का फार्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। ये आप ऊपर में भी नोट करके लिख लीजिएगा। तो जेड कितना होता है? सोडियम का जेड कितना? जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 माइनस सिग्मा कितना आया? 4.15, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? सॉल्व कीजिए, 6.85 आएगा। कितना आएगा? 6.85। यही आपका क्या आ गया? जेड इफेक्टिव, यही है आंसर। इस तरह से आप लोग जेड इफेक्टिव किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं अगर वो एस और पी सब सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग और भी इलेक्ट्रॉन का मतलब और भी एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए केस, वो तो केस फर्स्ट था, ये क्या है? केस 2। इफ द जेड इफेक्टिव टू बी फाइंड फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी और एफ सबसेल। वो किसके लिए था? एस और पी के लिए। ये किसके लिए है? डी और एफ सबसेल के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन जिसका हमको जेड इफेक्टिव निकालना है वो प्रेजेंट होगा डी या एफ सबसेल में, तो उसका नियम क्या होगा? पहला नियम तो सेम है, अगर हायर सेल में रहेगा तो उसका 0 होगा वैल्यू। ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन higher cell than electron in question। जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया है जिसका हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, उससे अगर हायर सेल में प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन का जो सेल है उससे हायर सेल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा? कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा, उसके लिए 0 होगा सिग्मा का वैल्यू, ठीक है। दूसरा नियम, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम सबसेल, सेम सेल कंट्रीब्यूट 0.35
2 सिग्मा। आप रिलेट भी करते जा सकते हैं, उसमें भी अगर एस में पी में थोड़ा सा एक डिफरेंस है आपको मैं बताऊंगा अगला पॉइंट। एस में और पी में अगर प्रेजेंट था तो क्या होता था, इसमें भी अगर उससे अगर हायर सेल में प्रेजेंट है तो 0 होता था, सेम सेल में प्रेजेंट होगा तो सिग्मा का वैल्यू 0.35 ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। और देखिए तीसरा पॉइंट यहीं पर डिफरेंस है, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीपर सेल, डीपर सेल कहने का मतलब इसमें n-1 हो, चाहे n-2 हो, चाहे n-3 हो, ठीक है, कंट्रीब्यूट 1 to सिग्मा। उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसमें क्या था देखिए, एक डिफरेंस था, उसमें 4 पॉइंट था। पहला तो ये सेम था, 0 होगा हायर सेल के लिए, सेम सेल के लिए 0.35 होगा, और उसमें n-1 सेल के लिए अलग से था, उसमें 0.85 होता था। अगर n-1 सेल था उसके लिए कितना होता था, 85। तो 2 × 85 मैंने किया था पिछला क्वेश्चन में भी। इसमें क्या है, इसमें वैसा नहीं है, इसमें n-1 सेल हो, इसमें आपको सिर्फ एक नियम याद रखना है, 0.35 होगा सेम सेल के लिए, और बाकी सारे सेल के लिए n-1 में जितना भी सेल होगा, n-2 n-3 सबके लिए कितना होगा, 1 होगा। इसको नोट कीजिए, उस पर एक सवाल करते हैं। हमको निकालना है फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ सपोज ट्वेंटी-4th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज के लिए, मैंगनीज का 24th जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है। तो बताइए मैंगनीज क्या होता है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। इसका सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या होता है 3d, थोड़ा इधर लिखते हैं रुकिए, तो ठीक है 3d5। ये होता है मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, ठीक है। उसके देखिए, उसके बाद देखिए ये कौन सा सेल है, हमको किसके लिए निकालना है, 24th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 24th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2 4 6, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, और यहाँ पर जाएगा 24th इलेक्ट्रॉन। 24th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया ये, तो इसको हम मान लेते हैं NH सेल, ये NH सेल है। NH सेल करने का मतलब थर्ड का ये सब हो गया NH सेल, ये भी थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल। ये क्या N+L रूल के कारण ये कि पहले आता है, ये बाद में आ जाता है, लेकिन ये भी थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल। तो ये क्या हो गया, ये NH सेल हो गया। तो इससे कम वाला, ये जो इससे कम वाला होगा ये N-1 सेल होगा, N-1, और ये क्या हो जाएगा N-2। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि N-1 N-2 में क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, N+1 सेल हो गया। फोर्थ सेल क्या हो गया, N+1 सेल हो गया, N+1 सेल हो गया, मतलब हायर सेल हो गया। जैसे इसको कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ठीक है, ये फोर्थ सेल, ये क्या है, फोर्थ सेल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है। तो ये बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए तो बाहर में 4s2 है, इसमें सपोज 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। चलिए सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए देखिए फर्स्ट N-2 सेल के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होगा 2 × 1 प्लस इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल में, 8 × 1, क्योंकि N-2 हो, N-3 हो, N-1 हो, सबके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है उसमें। लेकिन S और P में अगर प्रेजेंट होगा तो N-1 में प्रेजेंट होगा तो 0.5 होगा, 0.85 होगा, ठीक है। ये वाला सेल क्या होता है, ये N-1 हो गया, ये N-2 हो गया, ठीक है। ये क्या है, NH सेल है, ये N+1 हो गया। NH सेल किसको मानते हैं हम लोग, जिसके लिए हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NH सेल। तो इसमें प्रेजेंट है तो इसको NH सेल बोले, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड सेल में
देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 कितना हुआ, 8 हो गया, और ये 8 और 5 कितना हुआ, 13। लेकिन ये 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखेंगे कि 12 लिखेंगे, 12, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमको निकालना ही है, इसमें तो सब रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो अगर सेम सेल में प्रेजेंट होगा, ये देखिए ये सेम सेल है, सेम सेल है, सेम सेल है, तो सेम सेल में प्रेजेंट होता है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.35 प्लस लास्ट सेल में देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 0, तो जो n+1 सेल होता है वो 0 कंट्रीब्यूट करता है हायर सेल। तो देखिए सिग्मा का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो सिग्मा का वैल्यू आपका आएगा, मैं निकाल के लाया हूँ यहाँ पे, सिग्मा का वैल्यू होता है 14.2 आएगा आपका, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 14.2। और जेड इफेक्टिव का फार्मूला आप लोगों को पता है, जेड इफेक्टिव का आपको फार्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड का वैल्यू कितना, mn के लिए जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर 25 और माइनस सिग्मा का वैल्यू 14.2, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 10.8, कितना आ गया, 10.8। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जेड इफेक्टिव निकालते हैं। सबसे पहले हम NH सेल खोजते हैं। NH सेल कहने का मतलब 24th इलेक्ट्रॉन था, 24th इलेक्ट्रॉन काउंट किए, कहाँ पर गया, यहाँ पर आया 24th इलेक्ट्रॉन, तो ये NH सेल हो गया। तो ये सारा NH सेल के अंदर काउंट हो गया, ये n+1 सेल हो गया, इसके लिए वैल्यू 0 हो गया, और ये n-1 n-2 सब कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1 कंट्रीब्यूट करता है सिग्मा को। तो ये सारा हम लोग डिस्कस किए हैं जेड इफेक्टिव के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग वीडियो का नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सपोज आपको निकालना है 24th नहीं, अभी यहाँ पर 24th रहने दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सपोज लिख लीजिए आप लोग, फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ 25th इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए, निकाल के बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग निकाल के कि फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ 25th इलेक्ट्रॉन ऑफ, फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ 25th इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन का 25th इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव आप लोग निकाल के बताइए और कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आया। थैंक यू, वीडियो देखते रहिए।